बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार्स एकेडमी LMS, हेड ऑफिस जौहर टाउन। लास्ट टाइम हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन को देखा। 4 फैक्टर्स हमने देख लिए। 5th फैक्टर वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या असर है ये हम सीखते हैं। और इन शॉर्ट अगर मैं पहले ही बता दूं तो वो ये है कि जब आप किसी रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से कुलियन फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, और कुलियन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर जाएगी तो उसी हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ कर जाएगा। इन शॉर्ट तो ये बात सही है। अगर ग्राफ की मदद से ये आइडिया समझने की कोशिश करें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप टेम्परेचर को एक्स एक्सिस पर रखते हैं और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, ऐसे कह सकते हैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर एनर्जी रख दें, बल्कि एनर्जी रखनी चाहिए, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी, इसे वाई एक्सिस पर रखते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह नज़र आता है कि एक टेम्परेचर पर, किसी भी एक टेम्परेचर पर, टेम्परेचर हो सकता है T1, सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी एक जैसी नहीं होती। कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बड़ी कम होती है, जैसे ये वाले मॉलिक्यूल्स। कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बड़ी ज़्यादा होती है, जैसे ये वाले मॉलिक्यूल्स। ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एवरेज होती है। तो एवरेज मॉलिक्यूल या लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स इफ़ेक्टिव कुलियन नहीं कर सकते, रिएक्शन नहीं कर सकते। रिएक्शन करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इफ़ेक्टिव कुलियन। तो इस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के आगे ये वाले जो मॉलिक्यूल है ना, ये एनर्जी रखते हैं टू फॉर्म प्रोडक्ट। अगर ये कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। ये ग्राफ मैंने फ़िलहाल टेम्परेचर T1 पर बनाया है। अगर मैं किसी हायर टेम्परेचर पर ये ग्राफ बनाता हूँ, लाइक मैं T2 पर ये ग्राफ बनाता हूँ, तो ग्राफ के अंदर 2 चेंजेस आएंगे। ग्राफ की पीक जो है वो लोअर हो जाएगी और फॉरवर्ड चली जाएगी। ग्राफ की पीक लोअर होने से एक नतीजा निकलता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गई है। पहले वो ज़्यादा थी, ये मॉलिक्यूल्स विद एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो गए हैं। पहले मॉलिक्यूल्स विद एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थे, अब मॉलिक्यूल्स विद एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो गए। दूसरी तरफ पहले मॉलिक्यूल्स विद एक्टिवेशन एनर्जी कम थे, लेकिन जब आपने उन्हें हीट अप किया, इन टेम्परेचर बढ़ाया, तो मॉलिक्यूल्स विद एवरेज एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हो गए हैं। यानी कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स दैट कैन अंडरगो इफ़ेक्टिव कुलियन इंक्रीज, और इसी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कुलियन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, या फिर आप कह सकते हैं इफ़ेक्टिव कुलियंस जो हैं, ऐसी कुलियंस जिनसे प्रोडक्ट बनता है, उनकी मिकदार बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इफ़ेक्टिव कुलियन करने वाले मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर ये बार बार बात इसलिए बता रहा हूँ कि ये कंसेप्ट स्टूडेंट गलत कर देते हैं जब उन्हें सवाल आता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से किस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। तो अक्सर स्टूडेंट ऐसे कह देते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी नहीं बढ़ती, बल्कि टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स दैट अंडरगो इफ़ेक्टिव कुलियन वो बढ़ जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि कुलियन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। पहले तो इस ग्राफ को अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। एक और बात, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट के असल में इंक्रीज़ होता है। टेम्परेचर का जो इफ़ेक्ट है डायरेक्टली वो रेट पर कैसे है, वो रेट कांस्टेंट को चेंज कर देता है। जब रेट कांस्टेंट चेंज हो जाएगा तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी भाई वो एनर्जी है जो इफ़ेक्टिव कुलियन के लिए चाहिए, जो रिएक्टेंट्स से
प्रोडक्ट्स बनाने के लिए चाहिए। ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ में यहाँ पर रिएक्टेंट हैं, वाई एक्सिस पर एनर्जी है और यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में एक एनर्जी बैरियर है जिसे एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स कहते हैं। जब तक रिएक्टेंट एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स जितनी एनर्जी हासिल नहीं करेंगे वो प्रोडक्ट नहीं बना सकते। एनर्जी गैप बिटवीन एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स एंड रिएक्टेंट, ये वाला जो एनर्जी गैप है इसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जिन मालिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो प्रोडक्ट बनाएंगे, जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी वो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। जब आप टेम्परेचर कम रखा था तो कम मालिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी थी, जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ज़्यादा मालिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी आ गई। एक्टिवेशन एनर्जी पहले भी इतनी थी, बाद में भी इतनी थी। पहले कम मालिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी थी क्योंकि टेम्परेचर ही कम था, काइनेटिक एनर्जी ही कम थी। जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ज़्यादा मालिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी आ गई क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ही बढ़ गई, मालिक्यूल्स की एनर्जी ही बढ़ गई। एक्टिवेशन एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, ज़्यादा मालिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी आ गई, यानी कि नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स विद एक्टिवेशन एनर्जी बढ़े हैं, रेट कांस्टेंट बढ़ा है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा है। बात पता लगती है जी? अच्छा जी, आगे चल पड़ते हैं। एक रिलेशनशिप देख रहे हैं और ये रिलेशनशिप आर्हीनियस इक्वेशन कहलाता है वैसे तो, k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। यहाँ से दो बातें हमने याद रखनी है, एक टेम्परेचर बढ़ाने से k बढ़ता है और दूसरा अगर किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाए तो उसका k कम हो जाता है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो फिर रेट कांस्टेंट जो है वो उतना ही कम हो जाएगा। दोनों रिज़ल्ट क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं, मैंने सिर्फ इस इक्वेशन का नाम बताने की गर्ज से लिख दिया और कल बता भी दिया था कि आर्हीनियस इक्वेशन डायरेक्टली सिलेबस का पार्ट जो है वो नहीं है। चलिए जनाब आगे चल पड़ते हैं। अगली डिस्कशन हमारी है एक्टिवेशन एनर्जी पर, और एक्टिवेशन एनर्जी को मैं पहले डिफ़ाइन कर लेता हूँ फिर इस ग्राफ पर आऊँगा। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ये है मिनिमम एनर्जी फॉर इफ़ेक्टिव कोलियन। फिर सवाल ये आएगा कि इफ़ेक्टिव कोलियन क्या है? इफ़ेक्टिव कोलियन ऐसी कोलियन है विच लीड्स टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अगर रिएक्टेंट के मालिक्यूल्स आपस में टकराएं और टकराकर प्रोडक्ट बना दें तो इस कोलियन को इफ़ेक्टिव कोलियन कहते हैं। आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कंडीशंस फॉर रिएक्शन क्या होती हैं। ठीक है जनाब, एक रिएक्शन करने के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं? नंबर 1, देयर शुड बी कोलियन। ठीक है जनाब, और नंबर 2, देयर शुड बी प्रॉपर ओरिएंटेशन, और नंबर 3, द मालिक्यूल्स शुड हैव एक्टिवेशन एनर्जी। ये हैं कंडीशंस फॉर इफ़ेक्टिव कोलियन। इफ़ेक्टिव कोलियन से रिएक्शन होता है तो रिएक्शन की भी यही कंडीशंस हैं। रिएक्शन करने के लिए मालिक्यूल्स को कोलाइड करना चाहिए, सही डायरेक्शन में कोलाइड करना चाहिए। अच्छा, प्रॉपर ओरिएंटेशन से अलग से भी एमसीक्यू आ सकता है कि इसकी डिटेल, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है? तो प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि द मालिक्यूल्स विच नीड टू कोलाइड टू फॉर्म प्रोडक्ट आर कोलाइडिंग। ऐसे मालिक्यूल जिन्होंने प्रोडक्ट बनाना है वही आपस में टकरा रहे हैं, इसे प्रॉपर ओरिएंटेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर अगर बनाना चाहते हैं वाटर, तो फिर इफ़ेक्टिव कोलियन हाइड्रोजन और वाटर वाली नहीं होगी, ऑक्सीजन और वाटर वाली भी नहीं होगी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टकराएंगे तो आप कहेंगे कि इट इज़ द इफ़ेक्टिव कोलियन। वो सब्सटेंसेस जिन्होंने प्रोडक्ट बनाना है वो आपस में टकराएं तो इसे कहते हैं इफ़ेक्टिव कोलियन। ये बात भी पता लग गई। अच्छा जनाब, अब आ गया कि एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को ग्राफ से देखिए, दो ग्राफ आते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के हवाले से। पहले एक रिएक्शन मेंशन कर देता हूँ, वो रिएक्शन जो है वो भी थोड़े से लेंथी सवाल जो एमसीक्यू टाइप आते हैं उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है कि जब रिएक्टेंट एक दूसरे के करीब आते हैं तो क्या होता है। जब रिएक्टेंट एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो नीचे जाती है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ऊपर जाती है।
और फिर वो इस स्टेज में आ जाते हैं, इस स्टेज को कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम पर चली जाती है, ठीक है जनाब। और जब यहाँ से आगे चलते हैं तो फिर उनसे जो प्रोडक्ट है वो बन जाता है ए से बी और ए बी ये हो जाता है। तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है और मॉलिक्यूल्स फिर से अच्छा मूव करना शुरू कर देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाती है। तो यहाँ से समरी देख लीजिए, व्हेन एवर मॉलिक्यूल्स अप्रोच ईच अदर फॉर कोलिजन तो काइनेटिक एनर्जी कम होती है, प्रोडक्ट बनने के बाद ज़्यादा हो जाती है। मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, जब प्रोडक्ट बन जाता है पोटेंशियल एनर्जी वापस कम हो जाती है। ये चीज़ इस ग्राफ से भी नज़र आ रही है। आपको पूछा जा सकता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं तो काइनेटिक एनर्जी को क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी को क्या होता है, प्रोडक्ट बनने के बाद पोटेंशियल एनर्जी को क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी को क्या होता है। ये सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्टिव वे में पूछे जा सकते हैं या फिर इस ग्राफ की शक्ल में पूछे जा सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी के दो ग्राफ हमें आने चाहिए। पहला ग्राफ जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए है, वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, उसके रिजल्ट मैं सामने लिख देता हूँ। फिर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन और उसके रिजल्ट भी बता दूंगा। फिलहाल ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस को देखकर कुछ रिजल्ट लिख रहा हूँ, आपने देख लेना है कि सही हैं या नहीं, और अगर कोई गलत हो तो आपने बता भी देना है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से ज़्यादा होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, यानी कि एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, हीट विल बी एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। आगे चल पड़ते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर अगर आप एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में से एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस कर दें तो ये बन जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। एंडोथर्मिक प्रोसेस में अगर आप एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में से एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट निकाल दें तो ये हीट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। एक और बात देख लीजिए कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी। 5 रिज़ल्ट मैंने लिखे हैं। जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है तो रिवर्स डायरेक्शन में आने के लिए इसे इस तरह जाना चाहिए, लाइक दिस। तो वहाँ रिवर्स डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ये है, रिवर्स डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ये है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ये है। पांचों रिज़ल्ट टैली कर लें, क्या कोई गलत बात है या सारी सही बातें हैं? सारी सही हैं, चल जाएगा काम। ये इनमें से ही कोई वैल्यू आपको पूछी जा सकती है। एक और है वो भी साथ लिख देता हूँ, और वो ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी और डेल्टा एच इसके बराबर है। 6 रिज़ल्ट हैं, तो न्यूमरस क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी पेपर में हमें नज़र आ सकती है, कोई भी इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है। कोई अगर डाउट हो इस हवाले से तो आपने बता देना है। फ़िलहाल मैं लिख रहा हूँ ये लास्ट वाला जी, थर्ड वाला जी। ये देखिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो यहाँ से लेकर ये बेस लाइन तक ये है एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये है एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यानी कि टोटल एनर्जी में से रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस कर देंगे तो ये चीज़ बच जाएगी, यानी कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, या फिर जिसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। सही है जी बात। अब आगे आ जाते हैं, और ये आ गया एक और ग्राफ। इसमें भी एनर्जी इस साइड पर है, यानी कि वाई एक्सिस पर। यहाँ पर प्रोडक्ट नीचे हैं, रिएक्टेंट ऊपर है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ऊपर है। यहाँ पर कुछ रिज़ल्ट्स बनाने के लिए हमें पहले एक्टिवेशन एनर्जी का साइन बनाना होगा। ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में, इसे डेल्टा एच कहते हैं। रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के दरमियान जो वैल्यू है इसे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं।
यहाँ से मैं कुछ रिज़ल्ट लिख रहा हूँ और आप मदद भी कर सकते हैं। यहाँ पर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से ज़्यादा होगी। यहाँ पर डेल्टा एच नेगेटिव होगा। यहाँ पर भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और रिएक्टेंट की एनर्जी का जो फ़र्क है उसे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ही कहेंगे। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हमेशा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और रिएक्टेंट के फ़र्क को कहते हैं। और इसी तरीके से प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो फ़र्क होता है ना, उसे हमेशा डेल्टा एच कहते हैं। ये दोनों बातें हमेशा कांस्टेंट रहती हैं। यहाँ भी यही थी, यहाँ भी यही हैं। और क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी। और लास्ट में रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी प्लस डेल्टा एच के बराबर होगी। 6 के 6 रिज़ल्ट मैंने आपके सामने रख दिए। कौन से रिएक्शन के लिए? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। पहले किसके लिए रखे थे? एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर बोथ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो वो ये दो होंगे, ठीक है जनाब, ये दोनों के लिए। बाकी सब अलग अलग होंगे, लेकिन अगर कोई पूछे कि एक्सो और एंडोथर्मिक दोनों रिएक्शन के लिए कौन सी बात सही है, तो फिर आप इन दोनों में से जिन्हें मैंने टिक किया कोई ऑप्शन लिख देंगे। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है जनाब? अच्छा, वेरी गुड, हो गया जनाब। आगे चल पड़ते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू बेस भी सवाल आ सकता है। वो कहते हैं जी डेल्टा एच की वैल्यू है 100 मिसाल के तौर पे, और एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो 200 है, तो वो रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है? यानी कि इस रिलेशन से या इस रिलेशन से कोई वैल्यू आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ ले तो आप उसे हल कर सकते हैं। सबकी वैल्यू जाउल में या किलो जाउल में दी गई होगी। सवालात के लिए प्रेप बुक से भी आप सहारा ले सकते हैं। फ़िलहाल वापस आ जाते हैं और हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है ये। फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी में रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी भी आ गई, और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो गैप है एनर्जी का, जिसे नाम दिया जाता है डेल्टा एच, वो भी आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बराबर है रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी प्लस डेल्टा एच। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। बात आ गई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक से ज़्यादा वेज से डिफ़ाइन कर सकते हैं। पेपर में एक से ज़्यादा जो डिस्क्रिप्टिव टाइप डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं वो एक से ज़्यादा डेफिनेशंस पर भी बेस कर सकते हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है जैसे आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन है, वो एक ही डेफिनेशन है, वो 4 ऑप्शन में थोड़ी थोड़ी गलत करके लिखी होती है, एक में सही लिखी होती है, आप उसे टिक कर देते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 तरीक़ों से डिफ़ाइन होता है। तो हो सकता है कि कुछ जो 4 ऑप्शन है उनमें से 2 में से एक डेफिनेशन के हिसाब से बात की हो, 2 में दूसरे के हिसाब से बात की हो। फ़िलहाल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। आप इस तरह पहले की इक्वेशन लिखते हैं ताकि बाद जो है वो पता लग जाए। ए मोल्स ऑफ ए बी मोल्स ऑफ बी से मिलकर बना रहे हैं सी मोल्स ऑफ सी डी मोल्स ऑफ डी। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इससे मैं लॉ ऑफ मैस एक्शन की इक्वेशन लिख रहा हूँ। वो क्या बनेगी? रेट इज़ इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए की पावर ए कंसनट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। ये लॉ ऑफ मैस एक्शन है। और यहाँ पर अब पहली बारी मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि लॉ ऑफ मैस एक्शन इज़ ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ये इसमें कोई तजर्बा करने की ज़रूरत नहीं होती। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो भी रिएक्टेंट है वो यहाँ आ जाएंगे, जो उनकी पावर है वो यहाँ आ जाएगी। एक और भी इक्वेशन होती है, उसे नाम दिया जाता है रेट लॉ या रेट इक्वेशन। इसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। ये तजर्बे से निकलती है और तजर्बे से आपको पता लगता है कि कौन कौन से रिएक्टेंट रेट पर असर डाल रहे हैं। इस रिएक्शन के लिए हो सकता है रेट लॉ या रेट इक्वेशन ऐसे आए, रेट इज़ इक्वल टू के कंसनट्रेशन ऑफ ए की पावर m कंसनट्रेशन ऑफ बी की पावर n।
तो यहाँ पर जो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स है, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट इक्वेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ तक की बात कुछ लोगों को पता नहीं लगी होगी, जिन्हें पता नहीं लगी वो मुझे बता दें कि किस स्टेप तक उन्हें बात क्लियर है, ताकि बाकी मैं दोबारा से बता दूँ। लॉ ऑफ मास एक्शन क्लियर है भाई? रेट लॉ का पता लगा है? हाँ, रेट लॉ। अच्छा, एक मिसाल लेते हैं, थोड़ा सा पॉलिटिकल बात अगर हम करें तो उसमें ऐसे होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब आप छोटे थे और जब आप बड़े हो रहे हैं, तो उसके अंदर जो है ना लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है। यानी कि आप छोटे थे, घर में ही रहते थे, आपको वो घर का जो आपने एक नज़रिया बनाया हुआ था उसमें जो भी प्लस माइनस हो रहे थे, अच्छे बुरे हो रहे थे, उसके अंदर आपने एक रूल बनाया हुआ था कि जी ये फ़लाँ जो मेरा बड़ा भाई है या बड़ी बहन है या जो मेरा फ़लाँ दोस्त है, मेरी ज़िंदगी के सारे मसले जो है ना उसी की वजह से हैं। तो वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, आपको जो नज़र आया आपने उसकी बेस पे डिसीजन लिया। फिर बड़े हो गए आप, आपको पता लगा कि असल में जो है ना इलाके का जो MNA है शायद वही जो है वो प्रॉब्लम का सोर्स है, बाकी तो सब कुछ सही है। फिर और आगे चले, आपने कहा शायद मुल्की लेवल पे मसला है। फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप ज़िंदगी में आगे जाएंगे आपको पता लगेगा एक इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, सारे मसाइल की जड़ वो है। तो ये सारे के सारे जो आप सोच रहे होते हैं, जो आप थ्योरी में आपने सोचे हुए हैं, वो आपका एक लॉ है, आपकी ज़िंदगी में एक आपने माइंडसेट बनाया हुआ है। उसके तहत आप जो भी इक्वेशन बनाते हैं उसे आप लॉ ऑफ मास एक्शन कहेंगे, जो कि आपने अपेरेंटली जो नज़र आ रहा था उसकी बेस पे अपना हाइपोथेसिस बना दिया। अब असल में क्या होता है, असल में हो सकता है कि ये जो रिएक्टेंट हैं A और B, हो सकता है कि रियल में ए की कंसंट्रेशन चेंज होने से रिएक्शन पर कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो, ए हो ही बहुत ज़्यादा मिकदार में, बी की कंसंट्रेशन चेंज होने से रिएक्शन पर फ़र्क ही ना पड़ता हो, दोनों की कंसंट्रेशन चेंज होने से फ़र्क पड़ता हो, किसी के हिसाब से ज़्यादा फ़र्क पड़ता हो, किसी के हिसाब से कम फ़र्क पड़ता हो। तो ये क्या किसका कितना असर है ये आप थ्योरेटिकली लिख कर अपने माइंड के हिसाब से या इक्वेशन के हिसाब से लगाएंगे तो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि ये जो आपने रिलेशन बनाया हो ये ट्रू ना हो। तो असल में क्या रिलेशनशिप है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का और रेट ऑफ रिएक्शन का, ये आप सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरह पता कर सकते हैं, और वो ये है कि आप हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को ज़्यादा करके देख लें कि पानी की कंसंट्रेशन बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा करके देख लें कि पानी की कंसंट्रेशन पर क्या असर पड़ रहा है। यानी कि आप एक्सपेरिमेंटली निकालना चाह रहे हैं। अब एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तो फिर जो इक्वेशन बनेगी उसे कहेंगे रेट इक्वेशन, और रेट इक्वेशन में आपकी कंसंट्रेशन A की पावर m आ सकती है, B की n आ सकती है। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि m की वैल्यू A के बराबर आ जाए, m की वैल्यू A के बराबर आ जाए और n की वैल्यू B के बराबर आ जाए। अगर m A के बराबर आ गया, n B के बराबर आ गया, तो इसका मतलब है कि जो आपने रिलेशनशिप थ्योरेटिकली बनाया था असल में भी रेट वैसे ही काम कर रहा है, रिएक्शन वैसे ही काम कर रहा है। यानी कि यहाँ पर जो रिएक्शन है जैसा लिखा हुआ है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में वैसे ही हो रहा है। इट मीन्स इट इज़ ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, ये जैसे नज़र आ रहा है वैसे ही हो रहा है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो आपका एक्सपेरिमेंटली जो आपके कोएफिशिएंट आ रहे हैं वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के कोएफिशिएंट से मैच ना करें। अगर वो मैच नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी है, रिएक्शन इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से नहीं हो रहा, बल्कि उसका कोई और मैकेनिज़्म है। और मैकेनिज़्म का मतलब है कि इट हैज़ डिफरेंट मैकेनिज़्म। या तो आप कह सकते हैं कि इसका मैकेनिज़्म डिफरेंट है, या फिर आप दूसरी तरह क्या कहेंगे, आप कहेंगे इट कंसिस्ट्स ऑफ मोर देन वन स्टेप्स। ये एक स्टेप से ज़्यादा पर मुश्तमिल है, और जब एक से ज़्यादा स्टेप होंगे तो उनमें से कोई स्टेप होगा स्लो और कोई स्टेप होगा फास्ट। जो स्लो स्टेप होगा उसका नाम क्या रखते हैं भाई? उसका नाम रखते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बिल्कुल सही कहा। और रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो है उसकी जो इक्वेशन होती है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप की जो इक्वेशन होती है, असल में उसे ही नाम दिया जाता है कि दिस इज़ दी
रेट इक्वेशन। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि स्लोएस्ट स्टेप ऑफ ए रिएक्शन की जो इक्वेशन है उसे रेट इक्वेशन कहते हैं, और उसके जो कोएफिशिएंट हैं अगर उन्हें जमा कर लेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। बात क्लियर होती है जनाब? जी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या क्या होती है उस पर बाद में आते हैं जनाब, अभी फिलहाल यहां तक की बात क्लियर है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट से निकलता है तो एक्सपेरिमेंट में कोई भी नतीजा आ सकता है, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हो सकता है पॉजिटिव में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है नेगेटिव में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है फ्रैक्शन में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है ज़ीरो। तो आप इसकी हर तरह की वैल्यू देख सकते हैं। हो सकता है किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट बढ़ रहा हो, किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट पर कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो, किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट उल्टा कम हो जाए। तो हर तरह की पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। तो जनाब ये किसी तरह का भी हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन एक और टर्म होती है मॉलिक्यूलैरिटी, वो याद रख लेना है कि मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है कि एक रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स हिस्सा ले रहे हैं। तो मॉलिक्यूलैरिटी नेवर फ्रैक्शनल, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, यानी कि या तो मॉलिक्यूलैरिटी 1 होगी या 2 होगी, या तो एक मॉलिक्यूल रिएक्शन में हिस्सा लेगा या 2 मॉलिक्यूल हिस्सा लेंगे। आधा मॉलिक्यूल हिस्सा नहीं ले सकता, 1.5 मॉलिक्यूल हिस्सा नहीं ले सकते, नेगेटिव मॉलिक्यूल हिस्सा नहीं ले सकते। मॉलिक्यूलैरिटी 1 2 3 ही होती है। ठीक है जनाब, तो यहाँ तक बात पता लग गई। अब आ जाते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आपको आनी चाहिए। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की एग्जांपल आज फ़िलहाल नहीं कर रहे हम, आप इस आइडिया को फ़िलहाल देख लीजिए। और वो जो मिसालें हैं और साथ हाफ़ लाइफ के साथ रिलेशनशिप, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी तक की बात में कोई सवाल है तो बता दीजिए। नहीं, ये नहीं है ज़रूरी जनाब। अगर एक रिएक्शन जो है एक सिंगल स्टेप पर मुश्तमिल है तो उसमें जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसे आप मॉलिक्यूलैरिटी कहेंगे। अगर वो एक से ज़्यादा स्टेप पर मुश्तमिल है तो हर स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी अपनी अपनी होगी। ठीक है जी बात? चलें जनाब, छुट्टी करते हैं जी। अच्छा जी, अच्छा साल्ट के अंदर आप नहीं, साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं आप? अच्छा, अमोनियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं, ये ज़रा मुझे पहले समझाएं। अमोनियम क्लोराइड बफर के अंदर आप अमोनियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन बढ़ाना चाह रहे हैं। ये pKb आ गया और ये आ गया लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अच्छा जी, अब बताएं। जी, pOH इंक्रीज़ कर गया, ठीक है। कितनी है? हाँ, अब बताएं। अच्छा, ठीक है। तो कम ही हो रही है? नहीं भाई, ये कम ही आ रही है। इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन ही होता है। नहीं, ये ऐसा ही नहीं है। नहीं, ये दोनों में इन्वर्स रिलेशन है भाई। भाई साहब, pOH आपने कहा ज़्यादा हो रही है, मैंने कहा ज़्यादा हो रही है। आपने कहा हाइड्रोक्साइड कम होंगे, मैंने कहा कम होंगे। जो आप कह रहे हैं वही तो हो रहा है। तो अब इसमें क्या मसला क्या है, मुझे समझ नहीं आई। जब आप कह रहे हैं pOH ज़्यादा होने से हाइड्रोक्साइड कम होते हैं, तो कम ही होते हैं। यहाँ भी कम ही हो रहे हैं। आप खुद ही कह रहे हैं कम होते हैं और आप कह रहे हैं कम होते भी हैं, तो होते ही हैं। मतलब ये इसमें गड़बड़ कहाँ पे है? नहीं नहीं हज़रत, देखें, ये अब एक्सटेंट वाली बात ना करें आप। आपने pOH और हाइड्रोक्साइड में रिलेशन देख लें। ये मैं लिख देता हूँ, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आइंस इज इक्वल टू pOH। जितनी हाइड्रोक्साइड आइन की कंसंट्रेशन कम होगी उतना pOH ज़्यादा होगा।
तो जब POH आप कह रहे हैं ज़्यादा हो रहा है तो उसका मतलब ही है कि हाइड्रोक्साइड आयन कम हो रहे हैं। एक्सटेंट वाली बात कहाँ से आ गई? pH + POH = 14। हाइड्रोक्साइड कम होंगे, POH ज़्यादा होगी, POH ज़्यादा होगी, हाइड्रोक्साइड कम होंगे। होने भी कम चाहिए थे, हो भी कम ही रहे हैं। अभी एक्सटेंट तो पता नहीं ये क्यों, इस बात की ज़रूरत ही नहीं है। जब सीधा सीधा एक रिलेशनशिप है ये वाला, तो आप इसमें वैल्यू डाल के देख लें, ऑटोमेटिकली हाइड्रोक्साइड कम हो रहे होंगे। मैं डाल भी देता हूँ वैल्यू, कोई मसला नहीं। यहाँ पे आप 10⁻⁻10 करें तो ये 10 वैल्यू आ जाएगी। आप 10⁻⁻5 करें, ये 5 वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू कम हुई, सॉरी वैल्यू ज़्यादा हो रही है POH की, हाइड्रोक्साइड कम हो रहे हैं। देख लें जनाब, ऐसे ही हो रहा है। हाँ जी, POH बढ़ रही है तो pH डिक्रीज़ करेगी। डेफिनेटली ऐसा ही है, लिख देते हैं, कोई मसला नहीं। ये pH कम होगी, ये लें। pH कम का मतलब है हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे, ये लें जनाब। और आगे चल पड़ते हैं। KW कांस्टेंट रहेगा, PKW कांस्टेंट रहेगा, और वो कुछ देखें, बस यही कुछ है जी। अच्छा, फार्मूला देखें, फार्मूले से पता लगेगा। POH की डेफिनेशन सिर्फ ये है कि इट इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, और कोई डेफिनेशन नहीं है जी। इन्वर्स रिलेशन है, कोई मसला नहीं जनाब। और बताएं जी। गैस लिक्विड सॉलिड की मंडे को है जनाब, IT टीम ने भी बताया है, मंडे को है। कौन सा चैप्टर पढ़ा है? ये तो बड़ी अच्छी बात पूछी आपने। रिएक्शन काइनेटिक्स पढ़ा है, रिएक्शन काइनेटिक्स, ठीक है जनाब। क्या कह रही है जी? हाँ जी, कुछ भाई साहब कुछ भी नहीं याद करना, भूल जाएं, टेबल को छोड़ दें। हज़रत जो मिसालें बताई थी ना वही आती हैं पेपर में। आप हमारी बात सुन लें, वही काफ़ी है, बस टेंशन नहीं लेनी है आपने। पास पेपर हल करें, हमारी बातें सुने और सब ओके है। जी जी जी। कौन सा कांस्टेंट जी? देखें जी, अब ये तो मैं आपको बताऊं, इस तरह हमने बात की थी और वो आपने हमारी बात पे अहमियत नहीं दे रहे आप हमारी बात को, पता नहीं क्या मसला है। हम भी अच्छी बातें करते हैं, यकीन माने, आप लोग तो मानते नहीं हमारी बात। ये मैंने लिखा था, रेट कांस्टेंट के यूनिट जो हैं वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करते हैं। n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, यहाँ पे करके लिखा था कल मैंने, उस हिसाब से ये आंसर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनता है। और मैंने कल काम भी दिया था कि n की वैल्यू लगा के आप 0, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर की k के यूनिट्स निकाल लीजिए। याद आता है जनाब? नहीं याद आता, कोई नहीं मसला, दोबारा लेक्चर सुने, याद आ जाएगा, नहीं तो अभी बता रहा हूँ, अभी याद कर लीजिए। छुट्टी करते हैं, अल्लाह हाफिज़।